नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं भैया, जहाँ तक नेशन नाउ का सवाल है, यहाँ पर हम सच बोलते हैं भाई। किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। व्यूअर्स आए मोस्ट वेलकम, ना आए मेहरबानी आपके ऊपर है। जहां तक इस चैनल का प्रश्न है, यहां पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। यहां पर आपको ये वाली खबर नहीं मिलेगी कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी शुरू हुआ वहां पे कराची में हमने भारत का झंडा हम लोगों ने लगा दिया, लाहौर के अंदर हिंदुस्तानी फौजें घुस गई, इस्लामाबाद में हिंदुस्तान की फौज घुस गई। ये सब खबरें आपको यहां पर नहीं मिलेंगी। हाँ, ये जरूर मिलेगा आपको कि 11 एयरबेसिस की जगह पर 19 एयरबेसिस पर अटैक हुआ था, हो सकता है 20 पर हुआ हो। यहां पर आपको यह खबर जरूर मिलेगी कि 9 आतंकवादियों के जो अड्डे थे वो सारे के सारे 7 नहीं 9 आतंकवादियों के जो अड्डे थे वो सारे ध्वस्त कर दिए गए। हाँ, दे विल बी एबल टू रीबिल्ड, ऐसा नहीं कि दे विल नॉट बी एबल टू रीबिल्ड बिकॉज द मेन एक्टर्स ओवर देयर आर स्टिल अलाइव, प्रदीप जी। And they were taken away before the strikes because they knew that something is coming. Absolutely. And तो जिस प्रकार से इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी ने SCO मीटिंग में जिस प्रकार से उन्होंने हाईलाइट किया कि you need to talk about पहलगाम, you need to talk about terrorism, you need to talk about how India is affected by terrorism. तो without that क्या मुद्दा है? What joint declaration? We'll talk about that in just a minute. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। That's what I usually say at the end, but today I'm saying it again. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय। लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो है, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए आप, बाकी सब चीज चलो ठीक है, we've achieved a lot. As I've been saying all along, as India grows more powerful economically and militarily, you'll find yourself more and more isolated among people. People are not going to come forward and say, hey, we love India, etc., etc. It's not going to be, मतलब बेचारा भारत नहीं है, ना कभी था पहले भी, लेकिन फिर भी आपको ज्यादातर लोग नहीं मिलेंगे, ज्यादातर देश नहीं मिलेंगे ये कहते हुए कि भाई we stand with you, etc., etc., etc. That won't happen. But all I am concerned with is what the devil happened to those 4 chaps, those 4 murderers. वो 4 जो पहलगाम में आए, 26 लोगों को मार के चले गए। अरे भाई तुमको धरती निकल गई, आकाश खा गया, कहां गए? अभी तक नहीं मिले। Now we find that 3 of them were Pakistanis because our forces have interrogated those people who gave them shelter for just small sums of money. And what's going on here? Arrested them also. Yes, but all I'm saying, where the devil are they? Where are these people? I mean, come on. और जो अभी आप बात कर रहे थे कि राजनाथ सिंह जी ने जो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है और उसका जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको उस पर हस्ताक्षर करने से बिल्कुल मना कर दिया भारत ने। और उसके पहले अजीत डोवल साहब भी यहीं थे और डोवल साहब ने पाकिस्तानी ISI चीफ के सामने कहा कि भैया देखो, जहां तक भारत का प्रश्न है, अब अगर कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसका जवाब बिल्कुल ऐसे दिया जाएगा एज इफ इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि आपने युद्ध का ऐलान कर दिया हो भारत के ऊपर, ऐसे ही इसका जवाब मिलेगा। It's not a proxy war. It's not a proxy war. It's a full-scale war. That's what even Prime Minister Modi said when he said it was here before they went there. Said this cannot be, terrorism cannot be proxy war. It's a full-scale war, and absolutely, we're going to deal with it as a full-scale war. Right? Can we go across? Do we have a guest with us, or do we have to wait? I think some of our guests are with us. Yes, yes. I can see Sameer Bhakre Sahab and I can see Professor Dharmendra Yadav for the first time. Professor Dharmendra Yadav ji, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Thank you so much for having me. Lovely to see you, sir. Lovely to see you for the first time. Welcome to Nation Now. Sameer Bhakre Sahab of the BJP, thank you so much, sir, for joining us. Bhakre Sahab is the same evergreen. Bhakre Sahab is the fluid batsman. Yes. You ask him anything, you've done anything on him, he's got answers for that. Sameer Bhakre Sahab is the financial whiz of the BJP. People don't realize he's also the man behind so many of the other
financial schemes of the BJP. But let me go across to Professor Dharmendra Yadav first. He's joined us over here for the first time, and it's a great pleasure having you, sir. धर्मेंद्र यादव जी, एक छोटी सी बात. अभी जैसे प्रदीप जी, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी RKB, and with me is Advocate Pradeep Nambiar. The channel is Nation Now. The show is called the RKB Show. Sir, ऐसा है कि अभी SCO की मीटिंग में, आज तो खैर राजनाथ सिंह जी ने जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया, बिकॉज देयर वाज नो मेंशन ऑफ पहलगाम, देयर वाज नो मेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके पहले अजीत डोवल साहब ने, आर यू देयर विद अस सर? यस यू आर. अजीत डोवल साहब ने भी कहा था कि भाई देखिए, each act of terrorism will be considered an act of war against India. Now I'd like to remind you, since you are in the Samajwadi Party, मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उनके सामने बहुत लोग बोल रहे थे, अंग्रेजी में कुछ लोग बोल रहे थे पार्लियामेंट में, they were all talking about Pakistani proxies etc. I think मुलायम सिंह यादव जी was the first person actually to say ये proxy क्या होता है, ये पाकिस्तानी है भाई, why do you have to call them proxies? I am telling you, I wish we had listened to him then. मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने ये कहा था, ये प्रॉक्सी क्या होता है यार. Now, would you like to say something, sir, Professor Dharmendra Yadav जी? राजीव जी, पूरे दुनिया के इतिहास में युद्ध का जो स्वभाव होता है वो बाइनरी में होता है जी. या तो 0 होता है या तो 1 होता है जी. कोई प्रॉक्सी नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं. अगर युद्ध है तो युद्ध है, उसे लड़ना है. इसमें जो मेन कंटेंट हमारा आता है फॉरेन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी. जब आप किसी देश से लड़ते हो तो अकेले एक देश से नहीं लड़ते हो जी. आपको डिप्लोमेटिकली बहुत सारे देश उस देश को सपोर्ट करते होंगे, बहुत सारे देश आपके साथ खड़े होंगे. तो डिप्लोमेटिक आपकी जीत होती है किसी भी युद्ध में, वो एक्चुअल में जीत होती है. और डिप्लोमेसी में आपने देखा होगा कि फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस मोदी सरकार में है. इस बात से कोई मना नहीं कर सकता. जो देश प्रेमी होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो फॉरेन पॉलिसी को समझता होगा, वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि पिछले 11 वर्षों में, हम बहुत छोटे स्तर की बात करें आपको, तो नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जी. बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त था. नेपाल का प्रधानमंत्री शपथ लेने के तुरंत बाद पहले भारत की यात्रा पे आता था. आज जब हम इन छोटे देशों को, जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, उनको भी नहीं संभाल पाए, तो अब बड़े बड़े डिप्लोमेट जैसे मोदी मित्र हैं हमारे, ट्रम्प साहब हैं, पाकिस्तानी प्रेमी हो. अब पाकिस्तानी प्रेमी को कैसे आप मैनेज कर लोगे जब आप भूटान और नेपाल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? आप समझो इस बात को जी. तो फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की साख का भट्टा लगाया है, उससे हर एक देशवासी सफर कर रहा है. और उसका उदाहरण इस वाले पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पूरे देश ने देखा कि मोदी जी ने 11 वर्षों में लगभग 89 बार यात्रा कर लिया है, 75 देशों का यात्रा कर लिया है, उससे देश को कुछ हासिल नहीं हुआ जी. हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी हो गई. इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनके लिए ये मिल गया कि मोदी जी ने कौन सा चश्मा लगाया था. जयशंकर साहब ने काला चश्मा लगाया और पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई. मतलब इस तरह की हेडलाइन जरूर बन गई. कौन से चार्टर्ड प्लेन से गए, कौन उनको रिसीव करने आया, ट्रम्प साहब ने कंधे पे हाथ रख दिया था, ट्रम्प साहब ने कमर में हाथ रख दिया था. लेकिन जो एक लेवल की टॉक होती है, जेलेंस्की को आप देखिए, जेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रम्प साहब से बात किया, और एक दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जिस तरह से ट्रम्प से बात किया, उसको कहते हैं लेवल. कि आप अपने कंट्री को जब दुनिया की नजरों में रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो आपके अंदर कितना साहस है, कितना गट्स है, कितना क्लियरिटी है आपके अंदर, वो पता चलता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बात पूरी तरह से नदारत नजर आती है. इसे हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ. Sir. Foreign policy paralysis would be if there is no decision being taken with regard to paralysis. Or is it your contention? क्या आपका मत ये है कि फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी बड़ा देश, या फॉर एग्जांपल वो एक साइप्रस वगैरह वगैरह, इन सब लोगों को छोड़ करके बाकी कोई देश भारत के पक्ष में 100% पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर धर्मेंद्र जी? बिल्कुल, पाकिस्तान भारत के साथ तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर मैं फिर बार बार वो रिपीट करना चाह रहा हूं, आईएमएफ को आप देखिए, आईएमएफ में 191 कंट्रीज हैं. भारत भी उसको रोकने का प्रयास करता था कि पाकिस्तान को फंड ना मिले. ड्यूरिंग द ऑपरेशन 8,000 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान को मिलता है और दुनिया का कोई एक देश
साइप्रस को भी मैं बता रहा हूं, जिसको आपने कोट किया है, किसी एक देश ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। दिस इज द टोटल फेल्योर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ, व्हाट आई एम सेइंग। This is my point. Professor Dharmendra Yadav ji, BJP government celebrated Samvidhan Hatya Divas yesterday. Samvidhan Hatya Divas, they reminded the entire nation and the world, सबको याद दिला दिया कि emergency, the darkest days of democracy. But कुछ लोग ये भी हाईलाइट करते हैं कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी was a product of जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। आज आप कहां खड़े हो? आज उन्हीं के साथ खड़े हो जो संविधान हत्या दिवस के आरोपी है, धर्मेंद्र यादव जी। डेमोक्रेसी में इमरजेंसी काला धब्बा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया के इतिहास में ये काला धब्बा में दर्ज हुआ है, भारत के आत्मा पे एक आघात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके हम बिल्कुल इसको हम कंडेम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने एक संविधान की हत्या करने वाला है और एक हमारे सामने अघोषित निर्मम हत्या करने वाला है संविधान का। सवाल वहां है, संविधान की रक्षा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी कर रही है आज की डेट में। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में प्रेस स्वतंत्र है? अगर आप इसे सहमत है बताइए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में प्रेस स्वतंत्र नहीं था, इमरजेंसी था तो घोषित था, लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी में प्रेस स्वतंत्र नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, आपकी आईबी, कोई ऐसी एजेंसी है जो स्वतंत्र है? नहीं है। तो ये तो उससे भी खतरनाक है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, हम उसके लिए बिल्कुल सतर्क रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा देश है जो टेररिस्ट स्टेट ना हो, उसके बाद आतंकवाद करना शुरू कर दे। तो आज भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके संविधान या लोकतंत्र की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी लगा करके निर्मम हत्या कर रही है संविधान की, और देश की डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अंतर इतना है इसमें। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आज हमारे चैनल पे आप पहली बार आए। गोपाल तिवारी जी ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम पुणे, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सर धर्मेंद्र यादव जी, ये मतलब आपको कई और चैनल्स पे भी देखा है, उन्हीं मेन स्ट्रीम चैनल्स पे देखा है जिनको अभी अभी आपने गोदी मीडिया बताया। आप तो गोदी मीडिया बोल रहे हैं, यू बीइंग वेरी पोलाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी तहजीब और तमीज से बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, क्योंकि वो तो पत्रकारिता भूल गए ना। बट दे ऑल्सो हैव यू देयर सर, आपको भी बुलाते हैं। और अभी अभी जैसे आपने बात करी, अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकालीन है, वगैरह वगैरह वगैरह, संविधान की हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र हैं, फिर भी आप आजाद हैं, आपको किसी ने जेल में नहीं डाला, आपको किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। सर, इंदिरा जी की इमरजेंसी के दौरान तो न जाने कितने पत्रकारों को अंदर जेल में डाल दिया गया था। हम हर रोज क्रिटिसाइज करते हैं बीजेपी को, अभी तक तो मुझे जेल में नहीं भेजा। हाँ, मुझे जेल भेजा था, कांग्रेस ने भेजा था, वो अलग बात है। 3 बार जेल जा चुका हूं, लेकिन कांग्रेस के राज में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, तो अघोषित इमरजेंसी कैसे हो गई? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे मील में नमक और चावल बच्चों को खिलाया जा रहा था जी, जिसकी रिपोर्टिंग एक पत्रकार ने कर दी थी जी, और उस पत्रकार को जेल में जाना पड़ा। एक पत्रकार को इलाहाबाद में हत्या कर दी गई जी। तो ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, मुझे बता दीजिए आप जी। अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करे, जो देश विरोधी भी हैं, लोकतंत्र विरोधी भी हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई लगाती है। ईडी के जो कंप्लेंट्स हैं, ईडी के कंप्लेंट्स में कितना सक्सेस रेट है मुझे बताइए आप। अगर आप 3% का सक्सेस रेट है मुश्किल से, आप अगर 100 जगह पे छापे मार रहे हैं तो कन्विक्शन रेट 3% आपका आ रहा है। 97% रिसोर्स कहां बर्बाद हो रहा मुझे बताइए। अजीत पवार के ऊपर कितने संगीन आरोप लगे थे, सारे आरोप क्यों खत्म हो गए मुझे बताइए। छगन भुजबल पे कितने बड़े आरोप लगे थे, वो क्यों खत्म हो गए मुझे बता दीजिए। आपके हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर लीजिए, उनके ऊपर कितने बड़े आरोप थे वो बता दीजिए। ऐसे अगर मैं लिस्ट बताने चलूंगा तो इस देश की पॉलिटिक्स में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके लोग हैं उनमें कम से कम 20 नाम निकल के आएंगे। 40,000 करोड़ से लेकर के इससे ज्यादा तक के उनपे धोखाधड़ी के आरोप है। तो इसको हम अघोषित इमरजेंसी ना कहें तो क्या कहें, संवैधानिक जीत मान लें, हमें मान लें। रही बात गोदी मीडिया की, अगर सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे हो जाएंगे, जैसे आपका शो है 1 घंटे का शो है, अब इसके अगेंस्ट में 20 शो चल रहे हैं,
अब 20 जगह झूठ फैलाया जा रहा है और एक जगह सही बात हो रही है, तो हमको मौका मिलेगा एक फ्रेम में बात करने का। वहां पे आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले बाइकआउट किया था। अब ये गोदी मीडिया क्या करती थी, समाजवादी पार्टी के प्रॉक्सी, जैसे आप प्रॉक्सी वार, जी जी जी। तो प्रॉक्सी प्रवक्ता बना करके लाल टोपी लगा के बैठा देते थे और उनसे जो मन होता था बुलवाते थे। अब ये बताइए कि हम वहां से बाइकआउट कर दिए, हमारा स्पेस खाली हो गया, तो हम कम से कम जा करके बैठ के बताएंगे तो सही। आप नहीं सुनेंगे, हमें गाली देंगे, हमें भगा देंगे, हमें म्यूट कर देंगे, तो देश देखेगा तो कम से कम। इसलिए हमने उनको बाइकआउट Right, so करना let बंद me कर go दिया across और to- वापस जाना शुरू कर दिया। So, Professor Dharmendra Yadav, let me go across to that. Professor Dharmendra Yadav, we are honored to have him over here for the first time on Nation Now. I hope he keeps coming back. Let me go across to my dear friend Mr. Sameer Bhagre of the BJP. Sir, Sameer Bhagre साहब, ये बार बार कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल है, ये बार बार कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके 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 आपने ना जाने कितनी पार्टियां तोड़ी, कितनी पार्टियों को आपने खत्म किया। बार बार ये कहा जाता है कि आपने कहा था कि करप्शन को आप खत्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे। जितने भी करप्ट लोग थे आप खुद एक्यूज करते थे उनको करप्शन के लिए, और आज की तारीख में वो सब आपकी पार्टी में है। तो सर इसका जवाब कैसे देंगे? भागरे साहब प्लीज। सर मुझे तो आश्चर्य लगता है, समाजवादी पार्टी के यादव जी बोल रहे थे कि अघोषित इमरजेंसी है और कानून का राज नहीं है, तो मैं तो स्वर्गीय नेताजी का जो राज है और जो मुलायम सिंह, अपने जो अखिलेश यादव जी का राज था, इसमें तो इन्होंने बहुत माफिया पाल के रखे थे। अतीक अहमद जैसे लोग राज कर रहे थे, तो सरकार का राज था कि माफिया राज था। और एक ये परिवारवाद की पार्टी है और ये हमको बता रहे कि डेमोक्रेसी नहीं है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा कौन अध्यक्ष या कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हो सकता है क्या? तो अघोषित इमरजेंसी तो इनके पार्टी में है। अघोषित इमरजेंसी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज फैला के बनाई थी। तो ये जो बात कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अंदर झांकना चाहिए, और ये कोई बात ही नहीं है। और दूसरा मुझे ऐसा कहना है कि आज देश में कोर्ट्स है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में हाई कोर्ट है। अगर मोदी साहब के सरकार ने कोई गलत गिरफ्तारी की या कोई गलत आरोप किए, तो कोर्ट है, उसको जस्टिस मांगने का अधिकार सबको है। हमारे ऊपर तो कितने, हमारे को तो इमरजेंसी में 17 महीने जेल में डाला गया। हमारे जो पूरे नेता थे उनके पूरे, ये कांग्रेस ने उसके पीछे कई केसेस लगाए, झूठे केस लगाए, कई पत्रकारों को जेल में डाला। तो मुझे ऐसा लगता है इनको परिवारवादी पार्टियां का एक ही है कि अगर हमारे हिसाब से चुनाव नहीं हुए और हम चुनाव में नहीं जीते तो अघोषित इमरजेंसी है। ये हर चैनल पे जाके इनके प्रवक्ता बोल रहे कि अघोषित इमरजेंसी है, मोदी ऐसे है, मोदी साहब वैसे। अरे आपको तो बोलने की पूरी आजादी है। कांग्रेस ने तो कर्नाटक में कोई कायदा पास किया कि कोई, उन्होंने पैनल बनाया कि अगर कोई सोशल मीडिया पे उनको दिखेगा तो उसको 7 साल की सजा कोई प्रपोज करने का प्रावधान ला रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है विपक्षी पार्टियों का, ये एक्सपोज हो रहा है। और मेरा ऐसा कहना है सर कि आज मोदी साहब के 11 साल हो गए और 11 साल बेमिसाल हुए। आज मुझे बताइए कौन सा उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा? जो आदमी अपना परिवार छोड़ के अपना सब देश की सेवा में लगा है, ऐसे लोगों को एक आप आरोप नहीं लगा पाए। तो ये जो विफलता है, ये जो निराशा है, मैं समझ सकता हूँ। इनके पास मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि नेशनलिज्म हो, चाहे देश की रक्षा हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे गरीबों का उद्धार हो, चाहे हर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर में मोदी साहब ने बेहतरीन काम किया। और ये आज हम नहीं बोल रहे, 11वीं अर्थव्यवस्था थी वो 5वें पे आई, तो ये दुनिया बोल रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एफडीआई के रूप में, संरक्षण मिल रहा है। आज मुझे बताइए, ये बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, और 2008 के हमले के बाद 2009 में शर्मन शेख का किसने साइन किया था? क्या मनमोहन सिंह साहब ने लिखा था कि टेररिज्म और जो टॉक्स है वो लिंक नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसे डिक्लेरेशन साइन किए। आज हमारे राजनाथ सिंह जी बोल रहे कि हम ऐसा डिक्लेरेशन नहीं साइन करेंगे जब तक आप पहलगाम उसके बारे में नहीं करें। सब अरब कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ है, एक कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा कहना है, ये अघोषित इमरजेंसी बोलना, इतने सब चैनल पे सब रास्ते पे निकल के मोर्चे निकाल रहे, हर चीज कर रहे, तो किस चीज की अघोषित इमरजेंसी है? अगर मीडिया इनके बारे में कुछ बोलती है तो वो गोदी मीडिया होती है, और अगर इनके साथ खड़ी होती है तो बहुत अच्छी होती है। कभी सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये कोई जस्टिस। लेकिन बागरे साहब, there is one question. Bagre साहब, one question remains. Up till now, what was happening was, even during Dr. Manmohan Singh's time, and even during the early years of Mr. Modi, fact is, the Indian lobby in the United States of America was very, very strong. बहुत strong थी.
आईएमएफ के साथ भी हमारे हमारे लोग जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, वर्ल्ड बैंक में भी बहुत स्ट्रांग थे, एफएटीएफ में द टास्क फोर्स ऑन टेररिज्म ऑन फाइनेंसिंग टेररिज्म, उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान ऑन टू द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, नाउ इट इज बिकम जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, the IMF gave them a $1 billion loan. The World Bank has promised a credit line of $40 billion, $40 billion, sir, to Pakistan. The Asian Development Bank has also promised a line of credit. So where is our lobbying? हम लोगों की जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो लॉबी हुआ करती थी वो कहाँ है? बाकरे साहब आप बताइए। देखिए राजीव जी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो पाकिस्तान को कोई टेररिज्म के लिए फंडिंग नहीं कर रहे। इट हैज़ बीन डन विथ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉट ऑफ मॉनिटरिंग उनको। और ये जो इकोनॉमीज अड़चन में रहती है, पाकिस्तान नहीं, ये दुनिया भर में आईएमएफ और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये बेल आउट करती है। तो आज ऐसा है कि बेल आउट करने की स्थिति पाकिस्तान की क्यों आई? क्योंकि इंटरनेशनल आइसोलेशन हुआ। क्यों उनकी ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थिति आई? क्योंकि उनकी टेररिज्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में। भारत ने हर जगह एक्सपोज किया है। अभी हमारे जो इतने सांसद थे, जो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ एवरी पार्टी वेंट अब्रॉड और सब जगह पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। तो इतने कंट्रीज में पाकिस्तान, सर आप एक समझिए, आज आप चाहे अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई चाइना हो, ये जियोपॉलिटिक्स सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। आज अगर चाइना इतने साल से पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भी कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ 2009 में कोई एमओयू साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो मेरा ऐसा कहना है कि अपने अपने देश के हिसाब से लोग ये कर रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस है सर, ये बेल आउट के लिए उनको लोन दिया। और हमारे आज भी कितने चीजें हैं हमने उनके मतलब यूएन से लेके तो बाकी जगह हमने रोकी है। तो वी हैव बीन हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, और जिसका नतीजा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो कोई बीच में नहीं आया, नहीं तो तुरंत अमेरिका और बाकी लोग आ जाते थे कि नहीं ऐसा मत करो। जब पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, व्हेन वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली, देन वी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान हमने सीज फायर किया है। बाकर साहब, यू सेड 11 साल 22 साल, वी ऑल एग्री, द होल वर्ल्ड एग्रीज। ऑक्सफोर्ड ने 340 योजनाएं मोदी जी के उन्होंने हाईलाइट करके कहा कि दिस हैज अपलिफ्टेड द इंडियन इकोनॉमी। दैट्स ऑल फाइन, यू नो, अलग अलग योजनाएं के तारीफ पूरे देश विदेश में चर्चा हो रहा है, तारीफ हो रहा है। बट मेक इन इंडिया सक्सेसफुल, इंडिजीनियस, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देखा, आवर इंडिजीनियस मेड इन इंडिया थिंग्स हैज एक्सेल्ड। बट स्विस बैंक में जो 3-fold इंडियन सेविंग्स हुआ है वो चिंता का विषय है, बिकॉज That was Prime Minister Modi's 2014 election promise, काले धन वापस लेके आऊंगा, मगर काले धन 3 गुना बढ़ा है। इसके लिए क्या आप एक्सप्लेनेशन दोगे बाकरी साहब? देखिए सर, कोई काला धन नहीं बढ़ा है। जो इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई कंपनीज ने अपने अब्रॉड में किए तो दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। पहले जो काला धन हुआ करता था वो बेनामी अकाउंट्स में हुआ करता था। आज आपका डेटा जो रिलीज हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोस कि किसके अकाउंट में क्या पैसे फॉरेन में चल रहे, बिकॉज देयर इज अ होल डिक्लेरेशन प्रोसेस विच हैज बीन अंडरटेकन। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो काला धन पहले हिंदुस्तान में वापस आता था अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से डोनेशन, जो एफसीआरए के जो रूल्स मोदी सरकार ने बनाया अभी ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। जो भी फॉरेन का फंडिंग होता था यहाँ के लोगों के आंदोलन में यूज होता था, यहाँ को सरकार को डिस्टेबलाइज करने में यूज होता था, आज वो सब बंद हो गया। इसलिए सब ये जो मतलब जो लेफ्टिस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको तकलीफ है, क्योंकि उनका फंडिंग बंद हो गया। दे आर नॉट एबल टू फ्यूल द नक्सलिज्म जैसे मूवमेंट। So Bhatia sir, one second. Just a small clarification. Are you saying that the Indian funds in Swiss banks, which have increased by over 350%, that is all transparent? It is actually white money. Is that what you're saying? It's not black money. आप ये बोल रहे हैं सर? सर कैसा होता है, वी नीड टू गो इनटू डिटेल्स कि स्विस बैंक में जैसे इंटरनेशनल फंड्स है या पार्क हुए, मेरा ऐसा कहना है कि ये जो फंड्स है दिस इज ऑल मनी विच हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन आवर कंट्री, बिकॉज देयर आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स सर फॉर रेमिटेंस ऑफ फॉरेन मनी, फॉर इनवर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन मनी। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। So has the government of India sent a query at least to tell us what these funds are, because the Swiss banks themselves have released the statement कि 300% ज्यादा इंक्रीज हुआ है भारत का जो पैसा है स्विस बैंक्स में,
तो क्या ये पूरा काला धन है, आधा काला धन है, 3/4 है, 1/3 है, कितना है? वो भारत सरकार को क्वेरी भेजनी चाहिए ना, भाई बताओ तो सही क्या पैसा है ये। अगर ये लेजिटिमेट है, नथिंग लाइक इट, लेजिटिमेट है तो भी मेक इन इंडिया और मनी आउट ऑफ इंडिया, ये स्लोगन चला है। देश में बनाओ मगर पैसे देश विदेश में जाओ। नो दैट्स यू हैव अ लॉट टू आंसर बाकरी साहब। मुझे सर मतलब आज मुझे ऐसा लगता है द वे मोदी गवर्नमेंट हैज फंक्शन, इतना ज्यादा उन्होंने ये सब चीजों पे ध्यान दिया है, तो एज वी स्पीक देयर में बी सम इंफॉर्मेशन व्हिच विल बी शेयर्ड बिटवीन स्विस गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है नहीं है कि कोई भी तरीके के, आज मुझे बताइए हिंदुस्तान में कौन सा काला धन आज आपको दिख रहा है? अगर 11 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है सरकार पे, इसका मतलब है काला धन कहाँ से जनरेट हो रहा है? पहले तो बड़े बड़े स्कैम हुआ करते थे कांग्रेस सरकार के रेजिम में, हम तो सिर्फ स्कैम की बातें कर रहे हैं, आज तो आप 340 स्कीम की बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है द नैरेटिव हैज कंप्लीटली चेंज, द नैरेटिव इज फॉर डेवलपमेंट, द नैरेटिव इज फॉर प्रोग्रेस। पहले तो ये हुआ करता था भाई किसने, कौन से मंत्री ने कौन सा स्कैम किया, कितने पैसे जमा किए, क्या हुआ, किसके रिश्तेदार को क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो आप देखिए सर 11 साल पहले की हेडलाइन निकाल के देखिए, तो आज आपको समझ में आएगा कि हेडलाइन क्या है। आज ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार ने 2022 में बोला था कि हम ऐसा कर लेंगे, उतना नहीं हो पाया, तो ठीक है हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है सर? गोपाल तिवारी जी, कैन यू हियर मी सर? गोपाल तिवारी जी, हेलो, या आ रही, मेरी आ रही। सो गोपाल तिवारी जी, ये कहा जाता है कि 2014 के पहले की हेडलाइंस देख लीजिए, सिर्फ स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, CWG स्कैम, रेलवे स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, सिर्फ स्कैम्स की हेडलाइंस हुआ करती थी। कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे सर आप? मैं उसमें बिल्कुल कहना चाहूंगा, बोलिए ना सर, कि उस समय जो लोकपाल बिल आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और माहिती अधिकार के जो आयुक्त है उनके अधिकार क्यों इन्होंने तो कम किया सर। कितनी जगह आज प्रॉपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या ये गवर्नमेंट के पास? अगर आप बोलते हो कि काला धन है, अरे भैया इन्होंने भ्रष्टाचार करप्शन की डेफिनेशन बदल दी, व्हाइट कर दिया उसको, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लो और ठेका लो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की लिस्ट डिक्लेयर कर दी, और ये क्या है अभी आज बोलते हैं अभी तक भ्रष्टाचार हुआ है। अरे शर्म आनी चाहिए। अभी जो यहाँ पे थाना में जो चल रहा है, जो जिन्होंने सेंट्रल विस्ता बनाया वो L&T को नहीं दिया सर इन्होंने, और वो जो दूसरी कंपनी जो MMR जो काम दिया उसने 600 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिया उनको, और 3000 करोड़ की चौपट लगी उसमें सर, 3000 करोड़। अभी की बात है, 1 महीना 1.5 महीने की पहले की बात है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? और हंसी आती मेरे को ऐसे, और आप बोलते हैं कहाँ है काला धन। अभी जो प्रदीप जी ने बताया था, 2 दिन बात भी चल रही थी, 3 गुना 3.5 गुना स्विस बैंक में पहले से डिपॉजिट बढ़ा है। आप क्यों कह रहे थे कि इतना काला धन बाहर है कि हम लाएंगे और एक को 15-15 लाख 20-20 लाख देंगे? कहाँ है सर? सिर्फ बातों की बारात निकालते हो आप। और पनामा पेपर तो आपके मुंह पे मारा ना। पनामा पेपर में किसकी कार्रवाई की आपने? पनामा पेपर तो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है। क्या मतलब कौन सी, अगर आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा दे के ठेका लेते हैं, अभी की बात है, MMRDA का बड़ा काम जो है थाना डिस्ट्रिक्ट में एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 करोड़ ज्यादा लागत दे रहे थे अपन, और L&T जिसने सेंटर उनको नहीं दिया। और ये मतलब क्या, ये सामने की तो बात है सर। गोपाल जी, ये ऐसे ऐसे मतलब गोपाल जी मेरे को एक बताओ, आप मोदी जी ने इतनी कुछ बातें की थी, तो जो भी मोस्ट करप्ट है छगन भुजबल से जितने भी आरोप लगाए थे सबको पावन कर लिया। अरे बड़गुजर जिसके ऊपर आपने आपने आपके राणे ने जो दाऊद गैंग का आदमी है, और वो कुत्ता, कौन सा कुत्ता उसके साथ संबंध है, और सबको तो आप पावन करके लिए। 11 साल में
अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के साथ कोई एक केस बताओ कि जिसको आपने सजा दे के अंदर डाला, प्रूव करके। गोपाल जी, सबसे अच्छा सर्टिफिकेट कांग्रेसमैन शशि थरूर ने मोदी साहब को दिया। कांग्रेस के शशि थरूर जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले बालाकोट स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उन तीनों जगह the army crossed the line of control, went into Pakistan and hit the targets. He said it never happened before. It never happened before. It never happened in Kargil war also. जिस प्रकार से, तो यह सर्टिफिकेट कांग्रेस के शशि थरूर ने मोदी साहब को दिया कि मोदी साहब ने जो बोला है वो करके दिया है, घर में घुस के मारना। तो how can you deny? The certificate is coming from the Congress itself that Modi has performed. गोपाल तिवारी जी, जब मोदी जी ने इन्हीं शशि थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से जो क्रिटिसाइज किया था, तो तब इनको कांग्रेस पार्टी थी। अभी इनकी प्रायोरिटी बदल गई है। इतना सब करके भी अगर इनके इतने दौरे किए मोदी जी ने, लेकिन आखिरकार उनको जो ऑल पार्टी मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग का जो अपोजिशन का जो डिमांड है कि सत्र बुलाओ, तो सत्र को सामने नहीं जाएंगे। भाई इनको सबको फिर आज अपोजिशन लीडर लोगों को लेके उनको बाहर भेजना पड़ रहा है। तो ये ऐसी नौबत क्यों आई मोदी जी के ऊपर? क्योंकि एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा है। तो जाओ भाई और वहां जाके बोलिए, जबकि ट्रम्प 15 और 16 और 17 बार बोल चुका है और इतनी बेइज्जती करती उसने। अरे ये ट्रैवल एडवाइजरी उसने मतलब लगा दिया अभी। और अभी सुप्रिया सीनेट ने हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है, तो ट्रैवल एडवाइजरी से अमेरिका में जो बता रहे हैं कि भारत में मत जाइए, भारत में रेप और क्राइम का रेट बढ़ चुका है। आपके नाक पे पीछे जिन्होंने आपने उनको नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार और ये सब किया, वो अमेरिका ये हालत कर रही है आपकी सर। और आप क्या कौन से आवाम है? अभी जिसका प्रायोरिटी है, एक समय था जब उनका प्रायोरिटी था राष्ट्र प्रथम। अभी अगर शशि थरूर जी का प्रायोरिटी मोदी प्रथम है, तो कौन क्या कर सकता है? ये तो हमारे खड़गे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। यही सवाल उनको पूछा था, तो वो हर एक की प्रायोरिटी है सर, इंडिविजुअल। बट तरूर साहब कर सकता है? तरूर साहब आपको एक एक प्रूफ दे रहे हैं कि ये साल में ये हो गया, ये साल में हो गया। मोदी जी ने किस प्रकार से एक्सीलेंट तरीके से पाकिस्तान को डील किया, उसका एक एक प्रूफ दिया है। और आप लोग सब मिलकर शशि थरूर को अटैक इस प्रकार से कर रहे हो। इसे फिर आखिरकार उनको बोला स्काई बिलोंग्स टू नो वन, आई डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशन टू फ्लाई। तो एक एक लिटरल कोट्स करने लगे शशि थरूर। आप जो अटैक कर रहे हो एक ही बात की तरफ ध्यान रखता हूं। अभी जो केरला में बाय इलेक्शन हुआ, वहां पे कांग्रेस आई है, आप इस पे से समझ जाओ। और वहां के जो एक बाय इलेक्शन केरला में एक जो हुआ, वहां पे कांग्रेस जीत के आई। पेराम्बूर या ऐसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको, वहां पे कांग्रेस के आ गई और वहां ने अब के बार केरला में कांग्रेस आएगी, ये वहां पे कॉन्फिडेंस बताया हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने। उन्होंने Right, so let me go across to Professor साहब। की प्रायोरिटी है क्या? जी गोपाल तिवारी जी, जी गोपाल तिवारी जी, लेकिन कांग्रेस पंजाब में तो हारी है ना सर, ठीक है, बंगाल में भी हारी है, उधर भी हारी है, गुजरात में भी हारी है, एक जगह पर आप जीते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी अभी जो 5 बाई इलेक्शन हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को दो सीट्स मिली है, बाकी सबको एक मिली है। बट दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज अ रिवाइवल ऑफ द आम आदमी पार्टी। एनीवे, हाँ तो ठीक है ना, हमें इतनी खुशी है, हमें ओके एक्सेप्टेड, हम चाहते हैं कि ठीक है सर, बाई इलेक्शंस आर नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू कम। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जो देश का नुकसान कर रहा है वो बीजेपी को तो चुन के नहीं दिया ना जी, तो ठीक है। हमारे एक इंडिया अलायंस का कोई पार्टनर, सर आम आदमी पार्टी इज नो लॉन्गर विद द इंडिया अलायंस, दे हैव सेड सो वेरी क्लियरली, तो दे आर नॉट विद यू एनीमोर। देखो 5 जगह चुनाव हुए, तो उसमें तो कम से कम कांग्रेस नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो देश का नुकसान कर रहे हैं उन लोगों को तो नहीं दिया। और दूसरी बात रही, ये संविधान हत्या का नाम लेते हैं सर, इट्स अ शेमफुल थिंग। जब इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पीएम और ये होम मिनिस्टर
अगर उसको संविधान हत्या व्हाट डज इट मीन? संविधान की हत्या का क्या मतलब है? कौन सी हत्या की इंदिरा जी ने? जब 71 में जो केस लगा था, वो 74 में जो डिसीजन दिया, तो वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन यही था कि इंदिरा जी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव में सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, बस यही है। और जो उनका स्टेज था और वहां का पुलिस ऑफिसर था, वो सब स्टेज और ये सरकारी लोगों ने, वहां के कलेक्टर या डीसीएम या कोई आईएएस ऑफिसर उन्होंने बनाया। ये एक सिंगल जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ। Gopal Tiwari ji, I don't want to go into that. Let me tell you this. Gopal Tiwari ji, the emergency has been discussed to death. Let me tell you very frankly, I really don't want to go into that because there are very, very important issues to be discussed right now. I want to ask Sir, please. Let me go to Professor Bhaiya. Sir, let me go to Professor Dharmendra Yadav. If you don't mind, sir, I'll come back to you. After that, आपको जो बोलना बोलिए. सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे. Let me go across to Professor Dharmendra Yadav. Dharmendra Yadav जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हाल ही में 22 अप्रैल को 2025 अप्रैल को 2 घटनाएं हुई. 22 अप्रैल को और उसके बाद 26 अप्रैल को. 22 अप्रैल को जो घटना हुई वहां पे 26 हमारे लोग मारे गए. 4 आतंकवादी थे, वो कहां गए किसी को मालूम नहीं है. धरती निकल गई, आकाश उनको लेकर के गायब हो गया. क्या हुआ वी डोंट नो. वी आर इन द मंथ ऑफ जून राइट नाउ. सर 2 महीने हो गए हैं, अभी तक मालूम नहीं पड़ा वो लोग कहां गए. मई जून, दिस इज द मंथ ऑफ जून. सेकेंड 26 ऑफ अप्रैल ट्रंप फैमिली की जो एक फर्म है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान के साथ एक करार करती है ऑन क्रिप्टो करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $1 billion. सो हाउ डू यू सी दीज 2 इंसिडेंट्स सर? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्लीज. राजीव जी, मैंने आपसे पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस है और मोदी जी की जो छवि है, ग्लोबल जो छवि है, वो एक सीरियस पॉलिटिशियन की नहीं. वो देश के लिए कंसर्न ज़्यादा नहीं है, सीरियस नहीं है. और बाकी तो अपनी इकोनॉमी की बात ही आप छोड़ दीजिए. जो प्रधानमंत्री कनाडा में जाके ये बोले कि भारत और कनाडा के रिश्ते ऐसे हैं जैसे A+B का होल स्क्वायर, जिसमें 2AB एक्स्ट्रा आ जाता है. तो एक प्रधानमंत्री को जब आप फॉरेन में विजिट करने जाते हो तो वहां A+B का फार्मूला बताते हो. यानी आपको फॉरेन पॉलिसी की बात करनी है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात करनी है, टेरर पे बात करनी है कि हम आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त करेंगे, आप बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करनी है, आप वहां कहते हो A+B का होल स्क्वायर. जब आपको पढ़ना था स्कूल छोड़ के भाग गए, जब लड़ना था तो मैदान छोड़ के भाग गए, जब फॉरेन पॉलिसी बतानी है तो वहां मैथ का फार्मूला बता रहे. तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सीरियसनेस है, पूरे देश ने देखा है कि ये हमेशा मजाकिया मोड में चले जाते हैं. अभी G7 में गए, आप G7 में देखिए क्या बात कर रहे हो. ये कोई प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं. हमें भी शर्म आती है कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से लाइट बातें करता है किसी देश में जाकर के. अभी जो आप कह रहे थे, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया था पहलगाम के हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो गया था, भारतीय जनता पार्टी की सांसद वहां गाना सुना रही थी. अब आप मुझे बताइए कि जिन 26 बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं, अगर वो गाना सुनेंगे वो लोग, वो क्या समझेंगे? मोदी जी को, उनके सांसद को क्या समझेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या समझेंगे? भारतीय जनता पार्टी के इमोशन का जो स्टेक है पूरे देश में, आजादी से लेकर के आज तक 1 रुपये का नहीं लगा है. इसीलिए इनको कोई दर्द नहीं होता है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे परिवारवाद की बात कर रहे थे. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि इसको विफल करने के लिए हमको आपको नीतियां बताएंगे. हमारे देश के नौजवान लड़ने जा रहे हैं अंग्रेजों से, अपने सीने में गोली खाने जा रहे हैं, सर पे लाठी खाने जा रहे हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर बताएंगे कहाँ मिलेंगे, उनको मार देना. ये इनका राष्ट्र प्रेम है, इनका देश प्रेम है. संघ के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहरेगा, ये इनका राष्ट्र प्रेम है. तो भैया इनका राष्ट्र प्रेम है नहीं. जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े गए उसके फर्जी स्केच जारी कर दिया. आप सोचो, सिंदूर भेजने जा रहे हैं, स्केच फर्जी जारी कर रहे हैं. असली बात यह है कि इसके आड़ में ये कोई ऐसी डील करना चाहते हैं, वो चाहे ट्रम्प से करना चाहते हो, चाहे आपके रसिया को आप देख लीजिए. रसिया हमारा इतना अच्छा दोस्त था, रसिया ने भी पाकिस्तान से बिजनेस डील किया. क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमारे पास क्लियरिटी नहीं है, हमारे पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है. हमारे देश के प्रधानमंत्री मजाकिया अंदाज में हमेशा रहते हैं.
कोई कहेगा आप बिजनेस कर लो, वो बता देगा हमारे आतंकवादी धर्मेंद्र यादव जी, आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, जिस प्रकार से मोदी साहब के 340 योजनाएं ऑक्सफोर्ड में हाईलाइट कर दिया पूरे दुनिया के लिए, योगी आदित्यनाथ ने आज ही 20,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टिल 2027 का उद्घाटन आज किया योगी आदित्यनाथ जी ने। उनका कहना है कि विकास भी और विरासत भी, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो अलग अलग कॉरिडोर्स हो, महाकाल के कॉरिडोर्स हो, तो और उनका कहना है कि यह है विकास, और विकास भी और विरासत भी। और 2017 से पहले अखिलेश यादव जी जॉब्स का ऑक्शन करते थे, जॉब्स का ऑक्शन। तो कैसे दोनों चीज को 2027 में चुनाव भी आ रहा है, हाउ डू यू जस्टिफाई अखिलेश यादव जी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट? समाजवादी पार्टी के टाइम में जो कुंभ हुआ था, कुंभ के क्राउड मैनेजमेंट को दुनिया के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। इस बार जो कुंभ हुआ उसमें जो भगदड़ मची, भगदड़ को ना दिखाया जाए, इसके लिए सनातन के मानने वाले शंकराचार्यों को गुमराह करने वाली योगी सरकार किस विरासत की बात करती है, मुझे बताइए। क्या सनातन की विरासत में लिखा है कि शंकराचार्यों से हम झूठ बोल दें कि हमारे घर में मौतें नहीं हुई हैं, आप नाश्ता करिए, स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है? उनके धर्म को भ्रष्ट करके योगी जी कौन से विरासत की बात करते हैं? और जिन सनातनियों और हिंदुओं को आपने विश्वास में लेकर के बुलाया, अगर उनकी मौत हो गई भगदड़ से, आप ये मान लेते कि हमसे गलती हो गई, हमसे मैनेजमेंट हो नहीं पाया, क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ये हमारी फेलियर, हमारी नाकामी है, और हम आपको सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाए और आपकी जान चली गई भगदड़ में, ये इतने लोगों की जान गई है। वो आंकड़े सही सही बता देते, वो आंकड़े तो मीडिया वाले बता रहे। आंकड़े भी छुपाता है अगर कोई, तो भारत की विरासत में कभी नहीं लिखा गया है किसी शहीद का आंकड़ा छुपाइए और किसी आप देशभक्त का आंकड़ा छुपाइए, कभी आप धर्म के मानने वाले हिंदू धर्म के व्यक्ति का आंकड़ा छुपाइए। ये कोई विरासत नहीं है, ये विरासत नहीं है। इसको बोलते हैं, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं आपके चैनल पे, ये विरासत की बात करने वाले लोग विरासत को गिरवी रख देते हैं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि अभी योगी जी विरासत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? प्रदेश का गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब ये घंटा गुरु बनते हैं तो विश्व गुरु बोलते हैं पूरी दुनिया में जाकर के। जब आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है, आपकी हैसियत इतनी नहीं है मोदी जी की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बराबर आपको माना जाए। ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला के बिरयानी खिला रहा है, और आपकी डिप्लोमेसी ऐसी है कि आप पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। ये फेलियर नहीं तो क्या है? आपने 75 से 76 देशों का दौरा किया, 88 बार गए। जितना पैसा आपने देश का खर्च किया, अगर उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट ले आते तो हम मान लेते, आप उतने का सम्मान बचा लेते तो हम मान लेते। आपने देश का सम्मान भी गिरवी रख दिया। भारत और पाकिस्तान में जब देश की सेना लड़ाई में अपर हैंड पर थी, ऑपरेशन सिंदूर पूरे चरम पे चल रहा था, जब हम पाकिस्तान के घर में घुस गए थे, रावलपिंडी पहुंच गए थे, तो हमें सीज फायर करने की जरूरत थी। और सीज फायर अगर हमने किया, भारत के डीजीएमओ ने बात किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात किया, जैसा भारत सरकार दावा कर रही है, तो ये सूचना अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे हो गई? और भारत की इतनी औकात नहीं है कि अपने सीज फायर का अनाउंसमेंट खुद कर दे। इस जगह पे आपने देश को लाके खड़ा कर दिया है, देश के शौर्य को आप इस तरह से कम करेंगे आप। यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आप विरासत के बात किए, विकास के बात ही नहीं किए। आज ही विकास तो 20,000 मेगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी, ये विकास है। डिफेंस कॉरिडोर, 5 लिंक्स पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा मिसाइल का यूनिट और हर प्रकार का युद्ध का इक्विपमेंट बन रहा है, वो डेवलपमेंट की बात है। मोबाइल कंपोनेंट्स बनाने में 50% वहीं से बन रहा है, यूपी से। तो ये आंकड़े यूपी योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, क्या ये विकास नहीं है प्रोफेसर यादव जी? योगी आदित्यनाथ आंकड़ों के जादूगर है। मैं आपको बता रहा हूं, 5,000 स्कूल बंद करके कौन सा विकास होगा ये बताइए मुझे आप पहले। रही बात जो आप कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही मोबाइल, वो मर्ज बोल रहे हैं, के प्लांट को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी सैमसंग को ले आई उत्तर प्रदेश के अंदर, एचसीएल को ले आई लखनऊ के अंदर, आईटी हब हमने बनाया लखनऊ के अंदर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादियों ने दिया था, उसी में तो दुकानें खोल रहे हो आप। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, आप दुकान खोल के बता रहे हो कि हमने दुनिया में बहुत बड़ा विकास कर दिया। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट मीट में कितने रुपए आए बताइए जमीन पे?
इन्वेस्टमेंट मीट में जो दावा करती थी उत्तर प्रदेश सरकार कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया है, वो कहां चला गया 4.5 लाख करोड़ रुपए, मुझे बताइए आप। अरे ऑन द वे सर, ऑन द वे। ऑन द वे, वही तो कह रहा हूं, वो तो ऑन द वे है, और मेरे ख्याल से अगले चुनाव तक ऑन द वे रहेगा। चुनाव के आते आते फिर उसके बाद कोई दंगा भड़क जाएगा, महाकुंभ के रेवेन्यू और महाकुंभ के बाद 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस प्रकार से खुला हुआ है, तो आंकड़े तो सामने दिख रहा है धर्मेंद्र यादव जी। सर पर कैपिटा इनकम आप देखिए, इनके आंकड़ों की जादूगरी पर मत जाइए, इनके जीडीपी की जादूगरी पर मत जाइए, पर कैपिटा इनकम देखिए। आज भी एक रिपोर्ट छपी थी कि मुंबई के अंदर 3% लोग ऐसे हैं जो रिच फैमिली के हैं। अगर वो नौकरी करके 109 साल तक अपनी 30% सेविंग करें तो एक घर खरीद सकते हैं। ये देश की असली स्थिति है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है तो आप अपना एक फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं, और प्लॉट की बात तो बहुत दूर की है। अगर आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है तो आप अपने एक बच्चे को पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और दूर की बात मत करिए आप मुझे। तो ये असली विकास है कि जो गरीब है उसे गरीब करते चले जा रहे हैं। जो 1% अमीर है, अडानी के लिए मोदी जी देशों का दौरा करते हैं। जो आप कह रहे फॉरेन पॉलिसी की बात, ये फॉरेन पॉलिसी तय करने नहीं गए थे, ये तय करने गए थे कि अडानी को ठेका कौन सा मिलेगा। पाकिस्तान में भी ठेका दिलवा के चले आए, उसके बाद अमेरिका में भी ठेका दिलवा के चले आए, फिर कनाडा में जाके ठेका दिलवा के चले आए। हर देश का दौरा ठेका दिलाने के लिए किया जा रहा है। जब देश को सेंटर में रख के आप कोई डिसीजन या पॉलिसी बनाएंगे तो उससे देश का भला होगा। मोदी जी पूंजीपतियों को सेंटर में रख के पॉलिसी बना रहे हैं, इसलिए पूंजीपति का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। राइट। एक कॉमन आदमी मुझे बताइए एमबीबीएस की फीस कितनी है? आज प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपने 112 नंबर वाले भी क्वालिफाई करा दिया और 641 नंबर पाने वाला भी क्वालिफाई है। 112 वाला 30 लाख रुपया फीस दे करके और 1 करोड़ रुपया डोनेशन देके कौन एडमिशन लेगा, मुझे बताइए। तो जब आप शिक्षा महंगी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना शिक्षा के आगे जा सके। भारत में शिक्षा की स्थिति इन्होंने ऐसी कर दी है, मैं आपको बता नहीं सकता। गली में डिग्रियां बढ़ती हैं, विश्वविद्यालयों में डिग्रियां बढ़ती हैं, प्रिंटर से छाप के दी जाती हैं। ये है इनके विकास मॉडल। ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे जानते हैं। 5 किलो राशन आप 80 करोड़ लोगों को देते हैं, आप खुद मानते हैं इस बात को। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई देश की। क्या जिस देश में 80 करोड़ लोग अगर राशन पे टिके हुए हैं उसकी इकोनॉमी कहां जा रही है? दोनों में मैपिंग है क्या? उस मैपिंग के बारे में कौन जस्टिफिकेशन बताएगा? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, पहले ये खबर आई थी कि 27,000 स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। अब चलिए वो आंकड़ा 5,000 पे आ गया है, 27,000 से 5,000 पे आ गया है। जहां तक स्कूल्स के क्लोजर का सवाल है, और यूपी की सरकार जो है वो ये नहीं बोल रही कि हम बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मर्जर कर रहे हैं। कि किसी भी स्कूल में अगर 40 से कम लोग या 50 से कम लोग हैं, तो 50 से कम बच्चे हैं तो उसका मर्जर हो जाएगा विद द क्लोजर स्कूल। अब क्लोजर स्कूल जो है अगर 5 किलोमीटर दूर है, उसका मर्जर उसके साथ करोगे तो बच्चे जाएंगे कैसे? लेट मी गो अक्रॉस टू बागरे साहब। बागरे साहब, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसमें आप पार्टी की बात मत कीजिए, बीजेपी, whether it's BJP, whether it's Congress, whether it's Samajwadi Party, let's be very clear, all of you guys, you have always worked for privatization of education. सर, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, पंडित जी की बहुत तारीफ होती है, मैं खुद पंडित जी की तारीफ करता हूं, हर एक कोई करता है। He established IITs, he established IIMs, the original ISRO, which was not called ISRO at that time, Indian Institute of Science, of course, Dr. C.V. Raman was the man who established it, but he's the man who gave it a huge fillip, all Indian Institutes of Medical Sciences, but he neglected primary education. So why are we doing this? Sameer Bhagre साहब, जहां तक प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है, भारत में आज भी, फॉर एग्जाम्पल, as far as Mumbai is concerned, or for that matter even Pune is concerned, or Nashik is concerned, or Nagpur is concerned, sir, you look at the fees in private schools. बीएमसी के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हालत उनकी खराब है, और स्लम ड्वेलर्स को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ रही है प्राइमरी स्कूल्स में। सर, अब आप बताएं सर, सर, इज दिस फेयर? प्लीज टेल मी सर। बागरे साहब। राजीव जी, कैसा है, आज देश में सबसे ज्यादा आईआईटी और आईआईएम जो खुले हैं वो मोदी साहब के कार्यकाल में खुले हैं। तो आज जो सरकारी जो संस्थान है उसको ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। एजुकेशन का आज मोदी साहब परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज बच्चों का ख्याल रखना, शिक्षा का ख्याल रखना है सबसे बड़े प्राथमिकता है। आज हर स्टेट में एजुकेशन में आप देवेंद्र फडणवीस जी को देखिए, कितने ज्यादा रिवोल्यूशनरी निर्णय हो रहे हैं। हर क्लासरूम्स को डिजिटाइज किया जा रहा है, हर मतलब डिजिटल एजुकेशन दिया जा रहा है।
और मुझे तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं उनको मैं सुन रहा हूँ, इतने निराशावादी, तो मैं मतलब अगर ऐसे पॉलिटिक्स करेंगे, इतने निराशावाद होके कि हर चीज गलत है, हर चीज गलत है, और ये विरासत की बात कर रहे हैं, इनकी क्या विरासत थी भाई? आपके अतीक अहमद आपकी विरासत है, सैफई महोत्सव आपकी विरासत है, तो मतलब निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाना आपकी विरासत है, लड़कों से गलती हो जाना ये आपकी विरासत है। तो आप विरासत की बात मत कीजिए, और आंकड़ों का खेल नहीं है, रिजर्व बैंक के कोटेड आंकड़े है, ईपीएफओ के आंकड़े की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, आपके वक्त तो 7 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, एक कंपनी नहीं आती थी। आप मुझे बताइए कौन सी बड़ी कंपनी आपके राज में आई? और गोपाल तिवारी जी को मैं सुन रहा था, अरे क्या हुआ, सिर्फ इंदिरा जी ने तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार क्या आपकी फैमिली की है क्या, कि आप कैसे भी इसको यूज किए? और मतलब कोर्ट का निर्णय जब इलाहाबाद कोर्ट का आया तब आपने इमरजेंसी लगाई, कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, कोई आंतरिक तनाव नहीं था। आप एक फैमिली की प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में, फैमिली का राज बचाने के चक्कर में आपने इमरजेंसी लगाई है। एजुकेशन की जहां राजीव जी बात है, मैं ऐसा बोलूंगा कि आज इंडिया हैज टू गो लॉन्ग वे। मैं आज मानता हूं कि हमने एजुकेशन में और काम करने की जरूरत है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी इम्प्रूव्ड। और हम लोग ये तो कह नहीं रहे ना, हम जिस दिन बोलेंगे कि विकसित भारत हम 2047 में बनाएंगे तब सब कहे हो गया। प्रोफेसर यादव जी को सुन रहा था, वो पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे थे, तो यादव साहब 2014 के पहले क्या $1 लाख हुआ करता था क्या पर कैपिटा जीडीपी? तो आप अपने आंकड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, वहां से आज हम यहाँ इंप्रूव हुए हैं, हर चीज में इंप्रूव हुए। आपके जैसे गुंडाराज यूपी में आपने जो किया था वैसे नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आंकड़े आपके खिलाफ आंकड़े गए तो आंकड़ों का खेल है, और आपके फेवर में आंकड़े गए तो बोलते नहीं है ऐसे आंकड़े। रिजर्व बैंक की साइट देखिए, यूपी के मानक देखिए, आज यूपी के बारे में तो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं, फॉरेन के प्लेयर्स आ रहे हैं, अरब वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। तो ये क्या ऐसे बेवकूफ है क्या कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी आएंगे? तो मेरा ऐसा कहना है, आज उत्तर प्रदेश को भी एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो परिवार का कोई सोचता नहीं, और परिवार छोड़ के संन्यास लेके आज लोगों का भला करने में लगा है। तो ऐसे व्यक्ति के राज में सभी जनता का कल्याण होगा। अब इनको तकलीफ क्या जा रही है, एक विशिष्ट वर्ग को इनको जो बहला फुसला के इन्होंने वोट लिए वो भी इनके साथ नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी इनका, और एक मैं यादव साहब को एक चैलेंज करता हूँ, एक पॉजिटिव एजेंडा बताइए। इनकी बात में हर चीज निगेटिव थी, गोपाल तिवारी जी की बात में हर चीज निगेटिव है, एक पॉजिटिव। वो थरूर साहब बोल रहे तो बोल रहे कि अरे वो पार्टी अभी ऐसी है वैसी है। आप मुझे बताइए कि आपसे आपके साथ लोग क्यों नहीं खड़े हैं? आपने बड़े चाव से इंडी गठबंधन बनाया था। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को बोल रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी जाके दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो आपके साथ क्यों नहीं लोग हैं? आज क्यों बीजेपी के साथ सभी लोग आ रहे हैं? क्यों जनता आ रही है? क्यों इतने बार बार हर चुनाव जीत रहे? राहुल गांधी 100 चुनाव हारे हैं, तो समाजवादी पार्टी कितने चुनाव हार रही है? तो मेरा कहना है कि ये अंदर झांकिए, और ये निगेटिव निराशावादी आपके जो विचार है, इससे देश का भला नहीं होता। जनता हमारा क्या, हमारा ग्रोथ क्या होने वाला है ये बताइए, ये जनता चाहती है। He wants to respond to you. Bakre साहब, he wants to respond. धर्मेंद्र यादव जी, you want to respond quickly to Bakre साहब? बोलिए बोलिए। राजीव जी बोलिए सर, बोलिए। राजीव जी देश बोलिए। के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं जी। मैं आपसे बोलूंगा फाइटर प्लेन में बैठ के जाइए और उसका फाइटर प्लेन को उड़ाइए, तो ये परीक्षा पे चर्चा कैसे हो सकती है? योगी जी अपना घर छोड़कर आ गए हैं और प्रदेश का घर बसा रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है मुझे बता दीजिए। बड़े बंगले अब सुन तो लीजिए भाई, अब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है। गाजियाबाद के सामने रवि शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ये है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। थाने के गेट के सामने मुरादनगर थाना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, थाने के गेट के सामने 5 गोलियां भून दिया गया। और पुलिस सुन लीजिए पहले, समीर बागरे साहब प्लीज, वन सेकंड आप परेशान हो रहे हैं। गोलियों से भून दिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस वीडियो बनाती रही। ये आपकी कानून व्यवस्था। हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रोफेसर साहब, मैं छोटा सा सवाल पूछूं बीच में? नंबर 1 है सर, बीच में एक छोटा सवाल पूछूं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बेटियों के खिलाफ जो POSCO एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। चाहे आपके गोंडा के जिला अध्यक्ष हो, वो झपकी देते हैं, चाहे आपके बलिया के बब्बन सिंह हो, आपके एक्सप्रेसवे के नेता भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक पुरानी पुश्तैनी पेशा है जो कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से इस देश को कोई उम्मीद नहीं बची है।
ना प्रोफेसर साहब, एक बेटियों को छोटा उम्मीद सवाल। है, ना नौजवानों को उम्मीद है, ना किसानों को उम्मीद है। सर, प्रोफेसर ये साहब। भारतीय जनता पार्टी ने देश को नाउम्मीद कर दिया है और जितनी भी पॉलिसी बनाई है जी। पूंजीपतियों के अलावा किसी को ध्यान में नहीं रखा गया है। प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, व्यक्तिगत सवाल है 200 लाख सर। करोड़ रुपया कर्जा हो गया इस देश के अंदर, जितने आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर नहीं कर्जा लिया था, मोदी जी ने अकेले 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया है। इसका हिसाब आपको देना सर, दैट्स अ पड़ेगा। डिफरेंट इशू। प्रोफेसर साहब, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं। यू आर अ प्रोफेसर एट द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, राइट? जी वो ग्रेटर नोएडा में है। आप खुद जी। गाजियाबाद में रहते हैं, इस वक्त आप जी। गाजियाबाद से बोल रहे हैं। सर, आर जी। यू टेलिंग मी, आप मुझे ये बताइए, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द हेड ऑफ सारा न्यूज, आई यूज्ड टू बी द हेड ऑफ 2 सारा चैनल्स, सारा समय मुंबई एंड सारा समय एनसीआर। सो नोएडा वगैरह, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, हम लोगों का बहुत आना जाना होता था। आई वॉज देयर फॉर 9 years। हम लोगों ने सारा समय चैनल जो है बनाई है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर में जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है? क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स वहां से मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल इन नोएडा, अभी ये कहा जाता है 7 बजे के बाद, सनसेट के बाद बाहर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कहा जाता है गाजियाबाद में एक जमाने में गैंग्स ऑफ गाजियाबाद कहा जाता था, यू नो, फौजी गैंग, वो क्या है, वो चारपाई के पाया वाला गैंग और ये गैंग और वो गैंग, वो सब हुआ करते थे। तो आज की तारीख में जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं है आपके मुताबिक? सर, आपसे पूछ रहा हूं। राजीव जी, मुझे उम्मीद है कि आप गाजियाबाद की ज्योग्राफी को समझ रहे हैं। जी जिस घटना का मैंने जिक्र किया है, जी, मालूम उस है घटना को मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। जो बच्चा मारा गया है उसके घर पे जाकर के पहले उसके घर के दरवाजे में 4 गोलियां मारी गई। उसके बाद 112 पे वो लोग फोन किए, पुलिस वहां पर आती है और उनसे बोलती है कि आप तहरीर लेकर के थाने आइए। वो बोलते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद आएंगे। बोले नहीं, अभी आप तुरंत चलिए। और वो लोग अपने बेटे को लेकर के थाने में जाते हैं, मुरादनगर थाना, मैं आप स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको। मुरादनगर थाने के अंदर जाते हैं और उनके पिताजी अंदर तहरीर लिखवा रहे होते हैं और बाहर बेटे को वो 2 लोग दोबारा आकर के गोलियों से भून देते हैं। ये थाने के गेट के सामने की घटना है, अभी परसों की घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में 14 हत्याएं हुई थी, 5-6 दिन पहले की रिपोर्टिंग है, ये मैं आपको बता दूं। तो आज जो आप कह रहे हैं ना गैंग की बात, सबसे बड़े गैंग को समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था चंबल में। अगर आपको याद हो, निर्भय सिंह गुर्जर का गैंग चलता था, समाजवादी ने गैंग की रीढ़ तो अगर तोड़ी थी तो समाजवादी पार्टी ने तोड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने का काम ना करे। आज जो परसेप्शन है, जब समाजवादी पार्टी के टाइम में कोई इस तरह की लूट या छिनैती होती थी तो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में पिस्तौल के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो चलाई जाती थी कि यहाँ पे कानून का राज नहीं है। आज क्यों नहीं चलाई जाती है? किसी रिपोर्टर के अंदर हिम्मत है कि ये चला दे कि सरेआम गोलियां चल रही हैं? लूट की घटनाएं, चेन छिनैती घटनाएं नोएडा के अंदर कल की घटना में बता रहा हूं आपको। ई रिक्शा से महिला उतर रही थी, बुजुर्ग महिला, उसका चेन छीन लिया गया दिन में। और चेन छीनने की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 से 6 आती है। तो इसकी गिनती नहीं हो रही है मीडिया के अंदर। अगर मीडिया रिपोर्टिंग में आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ एक दिन सही मीडिया रिपोर्टिंग अगर दिखा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। मीडिया है वो देश के सामने बेनकाब हो जाएंगे। धर्मेंद्र यादव जी के आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। पहले हम लोग देखते थे, कहते हैं, पहले हम लोग देखते मुख्तार अंसारी जीप के ऊपर बैठा हुआ, बंदूक हाथ में, डिक्की में बैठकर खुलेआम सफर कर रहे हैं, ऐसे तस्वीरें देखते थे। ऐसे बोलने में दिखता था कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है तो डीएम के साथ बैडमिंटन खेलता था, जेल के अंदर डीएम के साथ मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद के कथा समीर बाकरे साहब ने ऑलरेडी आपको सुना, जितने गैंगस्टर्स है समीर बाकरे साहब ने सुना। तो क्या आजकल ये सब तस्वीर दिखते नहीं है? तो क्या हम लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी टोटली सेफ इन उत्तर प्रदेश? मैंने आपको क्या बताया, कानून व्यवस्था को, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, कानून व्यवस्था को नापने के जो पैमाने हैं, आप हर पैमाने पे बात करेंगे, किसी एक घटना को लेकर बात नहीं करेंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हत्या नंबर 1 पे रहे हत्या के मामले में, तो एनसीआरबी का आंकड़ा इसको मानना पड़ेगा। महिला अपराध के मामले में नंबर 1 आप कह रहे हैं, महिलाएं कभी भी निकल जाए तो महिला अपराध भी नंबर 1 कैसे हो गया? दलितों के खिलाफ जो अपराध है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। आपको अगर पता होगा, पिछले महीने की बात है, आगरा या प्रयागराज के अंदर एक दलित को जिंदा जला दिया जाता है। ये भी एक घटना है। आपने देखा होगा आईटीबीएचयू में बेटी के साथ रेप करती है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, तो बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी घटनाएं, अभी जो आप कहते हैं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आज हम कल हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी गोरखपुर में जा रहे थे।
और उनको रोका, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ रोका नहीं, उनकी गाड़ियों पर जानलेवा हमला कर दिया। ये है जो मैंने कहा था कि इमरजेंसी है, ये अघोषित इमरजेंसी है, इसीलिए कहा जाता है अघोषित इमरजेंसी है। अगर उनको सिर्फ रोका जाता तो हो सकता है लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता, लेकिन उन पे जानलेवा हमला हो रहा है, इमरजेंसी है और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में कितनी घटनाएं आपको बताओ, मुझे बताइए। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यूपी इज अ ह्यूज स्टेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, यूपी इज अ ह्यूज स्टेट। सर ऐसा है, जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, दीज इंसिडेंट्स हैव एक्चुअली हैपेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई हैव गॉट देम राइट ओवर हियर। आप जो बता रहे हैं उससे कोई 5 गुना ज्यादा हुई हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर। बट माय पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, ओवरऑल जितने ऑफिस गोअर्स हैं, जितने लोग हैं, जो लोग गाजियाबाद में रहते हो, सहारनपुर में रहते हो, कानपुर में रहते हो, आपके नोएडा के अंदर रहते हो, वो सब, उनका तो ये कहना है कि दे फील सेफर, कि सड़क के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं ना। आई डोंट नो, ऑल ऑफ देम कुड नॉट बी फ्रॉम द बीजेपी, मैं सबको जानता हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी वाले तो है नहीं, बहुत कांग्रेस के लोग हैं, बहुत समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, तो वो कैसे कह रहे हैं ये सब, आप बताइए ना सर। ठीक है, घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हर जगह होती है सर, मुंबई में भी होती हैं घटनाएं सर। मुंबई इज द, एक सेकंड सर, सर पूरी बात सुन लें धर्मेंद्र यादव जी। मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द एंटायर कंट्री, लेट मी टेल यू दिस, फॉर विमेन। यहां पर ये पहला शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे महिलाओं ने घर से निकल के पहले काम करना शुरू किया, और ये वही शहर है जहां पर पूरी नाइट शिफ्ट चलती है, अलग अलग जगह पर महिलाएं सुबह 4 बजे 5 बजे अपने घर के लिए वापस लौटती हैं। यहां पर भी महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन मुंबई इज एन अनसेफ सिटी सर। प्रोफेसर यादव साहब प्लीज बी फेयर, आप बताएं ना सर। आपने जितने सवाल पूछे जी, और बिल्कुल आपने सही बात बताई है। जब भी आपसे कोई इस तरह का व्यक्ति मिला हो जिसने कहा हो कि इस समय कानून का राज है, रात में हम कभी भी निकल सकते हैं, तो आप उसे बस ये पूछिएगा कि आपको दूसरी सरकार में ऐसा क्यों नजर आता था, और क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई थी, आपके किसी जानकार के साथ ऐसी कोई घटना हुई थी जी, तो वो ये बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये परसेप्शन बिल्डिंग है भारतीय जनता पार्टी का। मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, संघ के माध्यम से लोगों के दिमाग में बात डाली गई है। अब मैं दूसरी बात, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लॉ एंड ऑर्डर के रिफॉर्मेशन, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, तो लॉ एंड ऑर्डर के रिफॉर्मेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 टर्म में ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर किया जा सकता है, उसकी सूची बता दें। मैं समाजवादी पार्टी की सूची बता दे रहा हूं आपको। आप अगर उत्तर प्रदेश को समझते होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय ऐसा था कि अब आप थाने के अंदर अगर जाएंगे तो जाने से आदमी डरता था, और ये निश्चित लगभग हो गया था कि अगर थाने के अंदर जाओगे तो हो सकता है आप बेइज्जत होकर वापस आना पड़े आपको। हमने इस बात को महसूस किया और हमने डायल 100 पे काम किया, और जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी को ला करके हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में, पुलिस को उसके जेब में लाकर रख दिया कि जब भी आपको जरूरत होगी आप डायल 100 करिए, पुलिस आपके पास आएगी और आपकी हेल्प करेगी। इसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी काम होता है रिफॉर्मेशन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे, उसे रोकने के लिए हमने वुमेन पावर लाइन डेवलप किया, 1090 किया, 1090। उससे जो महिलाओं की समस्याएं थी, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे किसी और तरह की वायलेंस है, चाहे किसी ऑफिस प्लेस पे कोई वायलेंस है, उसको रजिस्टर करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। और दूसरी हमने ये जो 2 काम किए हमने मेन, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए जो व्हीकल की समस्या थी, हमने व्हीकल्स अपडेटेड दिए उन्हें, अपाचे मोटरसाइकिल दिया और आपकी इनोवा गाड़ी दी, ताकि वो व्हीकल वाइज अगर अपडेटेड होंगे तो अगर कोई क्राइम होने वाला है या कोई क्राइम करके भाग रहा है तो कम से कम उसे पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि जिससे कानून व्यवस्था को हम रिफॉर्म कर सकते हैं या उसे एनहांस कर सकते हैं, उसका नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि कानून व्यवस्था के लिए कंसर्न है और इन्होंने काम किया। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी, हु हैज नॉट स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। गोपाल तिवारी जी, अब आप ये बताएं, आई विल कम टू यू समीर बागरे साहब, एंड you can have your time to answer every one of the things that Professor Dharmendra Yadav ji has said. गोपाल तिवारी जी, आप ये बताएं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आज की तारीख में अगर देखा जाए मुंबई कांग्रेस में वी हैव, आई कैन डिटेक्ट, सुकन प्रदीप जी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत जबरदस्त ऊर्जा है सर इस वक्त आपकी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी में। वही ऊर्जा जो है वो महाराष्ट्र की कांग्रेस में मुझे नहीं दिख रही है। व्हाई इज दैट सर? गोपाल तिवारी जी।
नहीं ऐसा नहीं है सर। अभी देखो 2-3 दिन महाराष्ट्र कांग्रेस भी पालखी में वारी में थी जी। और अभी कुछ जगह ऑर्गेनाइजेशन में कई चेंज हो रहे हैं, कुछ रिवाइज हो रहा है, ये हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छी तरह सपकाल साहब काफी अच्छी तरह से प्रेस को, मीडिया को अटेंड कर रहे हैं और काफी बातें रख रहे हैं अपनी, तो ऐसा नहीं है। वो हो जाएगा सर। कांग्रेस आपको लगता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस भी एक बार जागेगी वापस? सर नहीं, वो अच्छे तिवारी जी, गोपाल जी, बबन राव लोनीकर, दो सर हाँ बोलिए। मैं एक राजू जी, मैं इसके बारे में 2 बात बता रहा हूँ। बोलिए जो संविधान और हत्या और जो बात कर रहे हैं सर, जी बोलिए सर, बोलिए। एक शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि उस समय की जो इमरजेंसी थी वो देश बचाने के लिए थी, ना कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी जो है 11 साल से, वो देश बेचने के लिए है सर। मैं बिल्कुल, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। हमारे 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, जो 70 साल में आज तक कभी नहीं हुआ। किसान 700 किसान मर गए, 2-2.5 साल से वहां पे स्ट्रगल चल रहा था, आखिर जाके उन्होंने वो किसान कानून, गलत कानून था, वो पीछे ले लिया। ये सब बातें सर, तो वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? संविधान बोले तो क्या है? ये धुलिया में 1.5 करोड़ का अभी जो मिनिस्टर का पीए था, अभी 1-1.5 महीने की पहले की बात है, 1.5 करोड़ रुपया कैश पकड़ा। न्यायमूर्ति वर्मा के पास उसके बंगलों में कितना करोड़ का कैश पकड़ा। ये क्या कर रहे सर? इन्होंने जैसे बोला कुछ किया, एक्शन गवर्नमेंट ले रही क्या? सब सामने तो बातें आ रही। गोपाल जी, 1 करोड़ का कैश कहाँ है? गोपाल जी, बबन राव लोनीकर, ये मांग सकते हैं सब लोग कि लाड़की बहन योजना है, आवास योजना है, हर घर नल से जल है, पीएम किसान है, उज्ज्वला स्कीम है, ये सब स्कीम्स है, मगर क्या बीजेपी एमएलए जिस प्रकार से कहा सामने लोगों को, तुम्हारा जूता हमारे वजह से है, तुम्हारा पानी हमारे वजह से, तुम्हारा लाड़की बहन का पैसा हमारे वजह से, हर चीज मोदी वजह, तो हाउ डू यू सी दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट? इज इट एरोगेंस? तो यही तो उन्होंने मतलब ये एक्सपोज हो गए कि हमने रिश्वत देके लोगों से वोट खरीदा है, और अभी वो वापस जता रहे हैं कि भाई हमने ये किया वो किया। वो तो बाय जो उनकी एक नेचुरल जो है वो तो बाहर आएगी ना, उसमें क्या वो सही जो जिन्होंने जो स्वार्थ से उसके बिगाड़, ये अभी 1.5 करोड़ का पैसा मिल रहा है तो वो कैसे कमा सकते थे? भ्रष्टाचार कैसे कर सकते थे? अभी कई लोगों के पास, मतलब अभी आप ही देखिए ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें। तो ये सब बातें भी तो सामने आ रही है ना सर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है, जो प्लानिंग कमीशन था, वो प्लानिंग कमीशन इन्होंने बर्खास्त किया, और जो प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी थी, और इन्होंने जो नीति आयोग आया, वो नीति आयोग को तो 1-1.5 साल तक एक ऑफिस नहीं, टेबल कुर्सी भी नहीं थी सर नीति आयोग का। और वो अरविंद पंगड़िया वो भाग के गया सर 2-2.5 साल में नीति आयोग का। क्या बात करे? और वो नीति आयोग बोलता है इतने करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा के बाहर लाए, वैसे लाए। वो जो एक फॉर्मूला की जिनको टॉयलेट दे दिया और गैस कनेक्शन दे दिया, अरे भाई they able to purchase the gas cylinder, second gas cylinder purchase करने में है क्या सक्षम? आपने तो बस अपनी पार्ट थपथपाते हो, करोड़ों रुपया उनको रोज एडवर्टाइज करते हो, ये लोगों का पैसा है सर। आज मतलब अभी यहाँ पे जिला नियोजन आयोग को पैसा नहीं है, हमारे ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स अनशन पे बैठ रहे हैं महाराष्ट्र में एक लॉ ऑर्डर ध्वस्त हो गई सर। ये ना अभी तक वो वाल्मीकरण ना कुछ हुआ, संतोष देशमुख का ना सोमवंशी का कुछ हुआ, और छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ है, उसको तो एनकाउंटर कर दिया ताकि सच सामने ना आए। वो आपटे जो था, वो जो संस्था थी उसकी स्कूल की, उसके सीसीटीवी कैमरे तक उन्होंने ये कर दिए, आता पता कर दिए। तो क्या मतलब कैसे होगा ये एक सिंगल केस बताओ जो कई दिनों में। और इससे आगे जाके जब अमेरिका में
हमारे ट्रैवल एडवाइजरी लगती है और कहाँ वहां कहते हैं कि भाई भारत में आप रेप होता है, ये होता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? बाकर साहब, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि इमरजेंसी वाज द मोस्ट हीनियस थिंग दैट हैपेंड डेमोक्रेसी के लिए, बट उस पर भी कांग्रेस ने व्हाइट पेपर निकाला था, व्हाइट पेपर केम ऑन द इमरजेंसी, बट मोदी गवर्नमेंट refuses to bring a white paper on anything. Now how can, I mean, it seems to be justified. How are you going to justify that? Why no white paper on anything? बाकर साहब, प्रदीप जी, मुझे तो मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस पे तो व्हाट शुड आई से? दे आर ब्रिंगिंग अ व्हाइट पेपर ऑन इमरजेंसी एंड मिस्टर मोदी हैज बीन इलेक्टेड थ्राइस बाय द कंट्रीज, हमारे देश की नागरिकों ने उनको चुन के दिया है। तो आप किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि इमरजेंसी जो डिक्टेटरशिप थी और एक जो जनता चुन के दे रही है वो ऐसे नेता से कंपेयर कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, आप निर्मला जी का बजट का भाषण सुनिए, 2024 के चुनाव से पहले पूरा व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ है हर आंकड़ों का। तो ये व्हाइट पेपर होता है प्रोग्रेस का, कांग्रेस के वक्त व्हाइट पेपर होता था स्कैम्स का, इमरजेंसी का। और गोपाल तिवारी जी ने अभी सुप्रिया श्रीनेत जी का नाम लिया कि उन्होंने ऐसा बताया। आप सुप्रिया श्रीनेत जी के पुराने ट्वीट देखिए, उन्होंने सोनिया गांधी पे गलत कमेंट किया हुआ है, उन्होंने इमरजेंसी पे कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुनाई है। तो मेरा ऐसा कहना है गोपाल तिवारी जी, इमरजेंसी को जस्टिफाई करना, यानी आज आप मानसिकता तो वही है, आप कर्नाटक सरकार की कांग्रेस की मानसिकता है, एक परिवार की अगर राजनीति इनकी नहीं चली तो इनके लिए इमरजेंसी लगाने जैसा ही रहता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आज जो भी हो रहा है देश की जनता चुन के दे रही ना सर। मतलब प्रदीप जी, आई एम सरप्राइज्ड विथ योर क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ व्हाइट पेपर मिस्टर मोदी शुड सर्जिकल स्ट्राइक व्हाइट हैपेंड, उसका व्हाइट पेपर, बालाकोट स्ट्राइक किस प्रकार से, उसका व्हाइट पेपर, ऑपरेशन सिंदूर, उसका व्हाइट पेपर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे तो आपने भी बहुत मोदी साहब की तारीफ की है, तो व्हाइट पेपर तो ऑलरेडी है, हमारे नेवी ने, आर्मी ने, हमारे सेना ने, सब ने पब्लिश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हाइट पेपर होता है जो स्कैम्स कांग्रेस की पार्टी के पीरियड में हुए, जो इमरजेंसी में हुआ। So, but still, I still haven't got a reply from you, sir. I still haven't got a proper reply from you, sir, on the state of primary education in Maharashtra and elsewhere. Let's talk only about Maharashtra. Sir, the state of primary education here is terrible. I am telling you again, sir, and we have Professor Dharmendra Yadav over here with us. He is an educationist himself. He teaches at the Gautam Buddha University. सर, ऐसा है, जब तक बच्चों को विद्या नहीं प्रदान करोगे, जब तक बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, एंड दिस कट्स अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, लेट्स बी वेरी क्लियर सर, दिस अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दिस अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। कहां से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे सर? आप मुझे ये बताइए बागरे साहब, बीएमसी के स्कूल का हाल देख लीजिए सर। मतलब हमारे बच्चे जो हैं जा करके कोई भी स्कूल है वो बता देता भाई हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां बेचारे जो स्लम डवेलर हैं वो जाकर के उसमें डालते हैं, 50-50 हजार रुपए की फीस देते हैं। सर आप मुझे बताइए हाउ वी गोइंग टू प्रोग्रेस? आई मीन दिस इज एन एजुकेशन माफिया सर, ये एजुकेशन माफिया है सर, इसके खिलाफ दे आर वर्स देन द गैंगस्टर्स। इसके खिलाफ अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल थ्री पार्टीज व्हिच आर हियर राइट नाउ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड द बीजेपी, सर कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए बागरे साहब, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? बताइए बागरे साहब प्लीज। सर, you have raised a very important point, and primary education and education का improvement is a continuous process. It has to be all stakeholders, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सभी लोगों का काम है। और मेरा ऐसा कहना है सर, जो आप स्लम ड्वेलर की बात कर रहे हैं, who wants his son or daughter to be educated in a convent school, sir, that is an aspirational society. हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। सर, हमारे पास आज एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई करके वो आज हमारे रॉकेट साइंटिस्ट हुए, देश के प्रेसिडेंट हुए। तो सर मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट जरूरी है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। Government must and government should increase more allocation for improvement of primary education school। लेकिन आप ये देखिए सर, आज हर आदमी, आज मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि जो एस्पिरेशनल के लिए आप अपना ज्यादा काम करते हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सर, इट्स नॉट रॉन्ग, एंड इफ द स्कूल्स आर गेटिंग दोज एडमिशंस, so that is a good for the country। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों से वहां जाने चाहिए, सरकारी स्कूल भी बेटर होने चाहिए। बीएमसी में भी जो है
आज मुझे बताइए बीएमसी स्कूल्स में आज इतने साल कॉरपोरेशन में किसका राज था? तो जो सरकारी स्कूलों की हालत है सर, हर जगह इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। एंड आप तो देवेंद्र जी को खुद जानते हैं कि देवेंद्र जी इज अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन इन ऑल दिस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एक्टिविटी, एंड आई एम श्योर ही विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। और आपके भी सजेशंस हम लोग प्रॉपर फोरम तक पहुंचाएंगे, बिकॉज आई फील दैट अ एजुकेटेड चाइल्ड इज द बेस्ट investment for country's future. That's absolutely true. So which means we should start now. कोई चीज नहीं है सर. Sir, we should start now not only with Maharashtra but even with Uttar Pradesh and elsewhere. और निर्मला सीतारमण जी का जो अगला बजट आएगा, I hope जो एजुकेशन के लिए वहां पर अलॉटमेंट होगी will be at least 10% of the budget. जब तक आप 10% नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला सर। मैं आपको सीधी सादी बात बताने वाला हूं। और तीसरी चीज क्या है? There are two mafias which are the most important in this country and most powerful, more powerful than all three of you. Let me tell you this, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, गोपाल तिवारी जी और समीर बागरे साहब, आप तीनों से ज्यादा पावरफुल हैं ये दोनों माफिया। कौन सी? एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफिया, दोनों। लेट्स बी वेरी क्लियर, यहां पर जो होता है इट इज द मोस्ट करप्ट, द मोस्ट डिसऑनेस्ट एंड द मोस्ट टेरेबल. And I don't know why the government is not taking action over here till such time as you actually wake up to the fact that the country is being held to ransom by these two gangsters, that is the schools mafia and the hospital and medical mafia. We will not progress, sir. जो अभी तक हो रहा है राम भरोसे हो रहा है। हिंदुस्तान की किस्मत बड़ी अच्छी है सर, सीधी सादी बात है। असल में रामराज है यहाँ पे, जिसकी वजह से डीआरडीओ में, इसरो में, बाकी हर जगह पे हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। And somehow or the other we are able to produce great guys. But we have not made enough efforts here. Sir, countries who became independent much after us, look at them today and look at us. मैं मानता हूं 156 करोड़ हैं हम लोग. It is very very difficult. I agree with you. But all the same, we must make efforts in this direction. Right, gentlemen, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure. Professor Yadav, great pleasure. गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर भाकर साहब, थैंक यू सो मच। Fantastic. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। राइट, सो प्रदीप जी, नेक्स्ट ईयर I don't think India is going to be part of the Shanghai Cooperation Council if it continues in this manner. Let's be very clear. और अजीत डोभाल साहब ने जो चाइना के अंदर आकर के जो चाइना की खटिया खड़ी कर दी, बहुत जबरदस्त काम किया। वही काम राजनाथ सिंह जी ने किया और उनको सीधा साधा बोल दिया कि भैया जिस दिन भारत बाहर निकल गया ना एससीओ के, उस दिन तुम्हारे एससीओ की पूरी हवा निकल जाएगी। सीधी सादी बात है, which is absolutely true by the way, which is not untrue. And whatever happened, India did the right thing by objecting to it. Said we are not going to be a signatory to this. How can you have two different yardsticks for terror? Terror in Pahalgam is not terror, but something happened in Balochistan is a terror. I mean, that's right. You can't. That you had to. जो आपने कहा कि अजीत डोभाल and Rajnath Singh, they have done fantastic when national interest is concerned. और दूसरी चीज क्या है कि जहां तक चाइना का प्रश्न है, जिस प्रकार अभी चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा हो जाता है हर जगह पे, और तो और छोड़िए सर, इट इज चाइना who had vetoed the declaration of so many terrorists as a UN designated terrorist. ये चाइनीज जो हैं, these are the guys who are saving Pakistan, and they are the guys who can actually be held responsible for what is happening in India with regard to all these terrorists coming over here and killing our people. How can the Chinese justify this? I still can't figure this out. जो चाइनीज सरकार है वो किस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन दे सकती है साहब कि 26 लोग जो हमारे मारे गए उधर, पाकिस्तानियों ने जो मारे, आप ये कह रहे हैं कि we should not even designate it as an act of terror. What is it? An act of friendship? मतलब जो आपने 26 लोगों के गले काट दिए, उनको गोलियों से मार दिया, गोलियों से उड़ा दिया, that is an act of friendship on the part of Pakistan. Is that what we are supposed to think? I mean, this is terrible. This is absolutely awful. And incidentally, the latest reports say that Israel has violated the ceasefire again and has attacked a few facilities in Iran. So maybe the Iranians are going to retaliate. I don't think the Iranians are just going to sit back. So much for Mr. Trump's Nobel Peace Prize and Mr. Trump's peace negotiation. So there also you have the same problem. Both claim victory. Both claim victory. We won. Israel says we have won. Israel says we have won, and Mr. Trump says, I am the guy who negotiated the peace. That's what he says. I think he loves saying that. I am the guy who negotiated peace.
He was first saying that about Ukraine and Russia, then he tried to say that about Pakistan and India, and now he's tried to say that about Iran and Israel. But somehow the other, Mr. Trump somehow the other does not seem to be succeeding. He is succeeding in irritating a lot of people, because people are wondering what is he really saying. लोगों को जरा समझ में नहीं आ रहा. In fact, he's had problem with his own intelligence agencies. Yes. They say our strikes have not actually gone accurate where it had to go, where the nuclear facilities are. The American We intelligence missed have targets. said, We missed targets. American intelligence have said that the American strikes were not as effective as claimed, Yes. and they have set back the Iranian nuclear program only by a couple of months. And- और जो CNN की जो रिपोर्टर है जिसने ये रिपोर्ट किया, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इसको बाहर निकालो. Bahar nikalo, he says, we are responsible for this truce, this Yes. ceasefire. Our bombings led to the ceasefire. that is Trump for you. Peace through bombing, Yes. and he deserves the Nobel Peace Prize. मतलब एक देश के ऊपर आप बमबारी कर दीजिए, बॉम्ब डाल दीजिए, उसके बाद आपको नोबेल पीस प्राइज बन जाएगा. It's the only मिल जाएगा. country where the president and their intelligence differ Yes. on their attacks. But Mr. Trump is one of a kind. That's all that we can say. However, as far as we are concerned, finally, we can tell you that as far as the GE Northrop engine is concerned for our own Tejas Mark II, I think finally we have arrived at an agreement with the Americans, and that engine is finally going to be arriving in India, and we're going to be developing it right here jointly with the Americans. So, I think जो what you said, Atmanirbhar Bharat, जो मोदी साहब बार-बार बोल रहे, that is the only way ahead for India. और दूसरी चीज क्या है, मैंने मोदी जी के बारे में एक और बात कही, प्रदीप जी, जो मोदी जी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना ट्रम्प के ऊपर, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं कि चुपचाप रहिए. We are making other deals with the Americans, we are shaking hands quietly, and everything is happening. सीधी सादी बात है. लोगों को शायद मालूम नहीं है कि अलग अलग जगह पर अंडर द रेडार अमेरिका और भारत के बीच में बहुत डील्स हो रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है. एंड वी कैन ऑल्सो टेल यू दिस दैट the missiles, that the anti-drone missiles that the Israelis used, by the way, against the Iranian drone attacks, the swarm of drones that were fired from Iran, they were actually manufactured in India. So the whole world is coming over here. The future is a drone war, and India is way ahead. And India is way ahead, at least in defense we are way ahead. Yes. As far as offense is concerned, we do have the BrahMos. और जहाँ तक कि ब्राह्मोस मिसाइल का सवाल है, अभी तक ब्राह्मोस की फुल कैपेसिटी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करी है, एंड द पाकिस्तानी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, सो शुड द चाइनीज. तीसरी चीज़, एक और चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. द इंडियन आर्मी हैज़ बिन आस्क्ड टू बी ऑन हाई अलर्ट along the Chinese border. There may be incursions from there, especially in and around अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चाइनीज़ को सडनली रियलाइज़ हुआ है कि जहाँ तक ब्रह्मपुत्रा का प्रश्न है, जो वहाँ पे सांगपो कहते हैं जिसको, जो सांगपो रिवर इन टिबेट, अगर आज वो उसको रोक भी दें तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, द वाटर कम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड असम. तो ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में जो 20%, ओनली 20% कम्स इन, ओनली 20% कम्स इन फ्रॉम चाइना. तो आज वो 20% पानी हमारा रोक भी लेते हैं. तो जैसा अभी अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने कहा कि भैया रोक लो, हमारे स्टेट में फिर बाढ़ नहीं आएगी. थैंक यू वेरी मच. जो हर साल हम लोगों को फ्लड्स के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करना पड़ता है, लाखों लोगों को इधर से उधर सेफ जगह पर भेजना पड़ता है, वो हमें करना नहीं पड़ेगा. आप रोक लीजिए. सो नाइस ऑफ यू. वील हेल्प यू ऑल्सो. अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए डैम बना देते हैं. जोक्स अपार्ट, दिस इज बीइंग सीरियस बाय द वे. इट्स एब्सोल्युटली सीरियस. एंड द चाइनीज, व्हिच इज व्हाई they are eyeing Arunachal Pradesh, and they are being very, very aggressive towards Arunachal Pradesh. The Indian army is being beefed up over there, and more forces are being sent to consolidate India's position in and around Arunachal Pradesh. And remember, you heard it right here first. But that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. वो घंटी भी बज गई है. जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने कमेंट जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स, वी वुड लव टू रीड देम आउट. और दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.
जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।